मैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल डॉक्टर एस सिंह फिजिक्स वाला के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम, इसे कूलम्ब का नियम भी कहते हैं। यह हम लोगों के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और न्यूमेरिकल बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे का जो भी हम लोग थ्योरी अब देखेंगे, जिसकी व्याख्या करेंगे, वो कूलम्ब के नियम पर आधारित होगा। क्योंकि बिना बल की गणना किए हुए हम लोग किसी भी नियम की व्याख्या नहीं कर सकते। आगे इलेक्ट्रोस्टैट के लिए कूलम्ब का नियम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए यदि आपको अच्छा लगता है तो। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में कूलम्ब के नियम के बारे में। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ, यह नियम जो है वो विराम में स्थित बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? बिंदु आवेश के लिए। वो भी कैसे अवस्था में रहना चाहिए? विराम में। बिंदु आवेश किस अवस्था में रहना चाहिए? विराम में। विराम में स्थित बिंदु आवेश के लिए नियम लागू होता है। बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है? हम लोग इसकी तुलना मैथ से करते हैं। मैथ में आप लोग पढ़े हैं, बिंदु का मतलब क्या होता है? इस तरह का यदि कोई ऐसे हम छोटा सा पॉइंट देते हैं, इसको हम लोग बिंदु कहते हैं। बिंदु जो है डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस का मतलब इसका कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ऐसा नहीं होता है। इससे क्लियर है कि जो आवेश रहा होगा उसका भी मान बहुत बहुत छोटा रहा होगा। आवेश का परिमाण जो रहा होगा बहुत बहुत छोटा रहा होगा। और इस तरह के आवेश के लिए हम लोग बात करते हैं बिंदु आवेश। क्लियर है? आवेश का परिमाण बहुत बहुत जब छोटा रहता है, अल्प परिमाण का आवेश रहता है, तो इस तरह के आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु आवेश। जैसे मान लीजिए कि बिंदु आवेश की व्याख्या कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि दो आपका जगह पर आवेश है, एक जगह पर यहाँ पर आवेश है, एक जगह पर यहाँ पे आवेश है। इस तरह से दोनों आवेश है इतनी दूरी पर। जब ये दोनों बिंदु पर जो आवेश है, चाहे दोनों जो पॉइंट पर आवेश है, दोनों वस्तु पर भी कह सकते हैं आवेश है, इसका मान, इसको अलग करने वाली दूरी, दोनों आवेशों को अलग करने वाली दूरी की तुलना में इसका मान बहुत बहुत छोटा हो जाता है। दोनों आवेशों को अलग करने वाली दूरी की तुलना में यदि आवेश का मान, आवेश का परिमाण बहुत बहुत छोटा होता है, तो इस तरह के आवेश को हम लोग कहते हैं बिंदु आवेश। क्लियर है? आवेशों को अलग करने वाली दूरी की तुलना में आवेश का परिमाण बहुत बहुत छोटा होता है, इस तरह के आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं बिंदु आवेश, बिंदु आवेश को कहते हैं हम लोग पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज है क्या? तो अल्प परिमाण का आवेश। अल्प का मतलब होता है छोटा, छोटा परिमाण का आवेश। क्लियर? तो छोटा परिमाण का जब आवेश होगा तो कैसे परिभाषित करेंगे इसको? तो यदि दो आवेशों को अलग करने वाली दूरी की तुलना में, दो आवेशों को अलग करने वाली दूरी की तुलना में आवेश का परिमाण बहुत बहुत छोटा होता है, तो इसे हम बिंदु आवेश कहते हैं। आवेश का परिमाण बहुत बहुत छोटा होगा, उसको अलग करने वाली दूरी का मान ज्यादा होगा, इस तरह के आवेश को हम लोग क्या कहेंगे? बिंदु आवेश। देखिए, इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, हम लोग बात करते हैं दो बिंदु आवेशों के बीच आरोपित होने वाले बल को क्या क्या कहते हैं? दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल आरोपित होता है उस बल को किस किस नाम से जानते हैं? तो पहला इसको हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। पहला क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा कहते हैं कूलम्ब बल, कूलम्ब्स फोर्स। तीसरा कहते हैं केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स। और चौथा कहते हैं संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग चार अलग अलग नामों से जानते हैं। ये अलग अलग नाम इनका क्या है? तो स्थिर वैद्युत बल है,
कूलम्ब बल है, केंद्रीय बल है और संरक्षी बल है, और सभी का यहाँ पर इंग्लिश में क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो आप इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इसको देखेंगे, इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर एक बार देखेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए इस पार्ट को जरूर ध्यान रखेंगे। हम लोग कूलम्ब के नियम को एक क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, कूलम्ब के नियम की व्याख्या करें तथा इसकी सहायता से दो बिंदु आवेशों के बीच आरोपित बल का व्यंजक ज्ञात करें। दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल आरोपित होता है उसका व्यंजक हमको ज्ञात करना है। मतलब बल का व्यंजक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बल की गणना कैसे कर सकते हैं, सीधा सीधा करें। देखिए कूलम्ब का नियम मैं पहले व्याख्या कर देता हूं, इसके बाद हम लोग व्यंजक पर चलेंगे। इसको दो भाग में देखेंगे, एक भाग कूलम्ब का नियम व्याख्या में होगा, दूसरा भाग इसका व्यंजक हम लोग देखेंगे। तो जैसे कूलम्ब के नियम क्या कहता है, वह कूलम्ब का नियम क्या कहता है इसको देखेंगे। तो कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच आरोपित होने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का परिमाण। आप जानते हैं आवेशों के बीच जो लगता है आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों लगता है, बताया ना आप लोगों को। यदि समान प्रकृति का आवेश रहता है तो कैसा बल लगता है, समान प्रकृति का आवेश रहता है तो कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। और विपरीत प्रकृति का आवेश रहता है तो कैसा बल लगता है, आकर्षण बल। यानी कि बल दो तरह का लगेगा, आकर्षण बल और क्या हो गया, प्रतिकर्षण बल। तो वही हम यहाँ पे देखें कि आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का परिमाण, एक नंबर इसका नियम है कि आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तथा दूसरा नियम है उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, जिसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी हम लोग कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। आपको पहले वाले वीडियो में बताए हुए हैं कि यदि समान प्रकृति का आवेश रहता है, आपको दो तरह का फिगर बताए थे, Q1 ग्रेटर देन 0, Q2 ग्रेटर देन 0, चाहे Q1 लेस देन 0, Q2 लेस देन 0। याद आ रहा है वो फिगर, वो वीडियो में आपको बताए हुए हैं। यदि समान प्रकृति का आवेश रहता है तो बल लगता है बाहर की ओर, और बाहर की ओर जो बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण बल। नहीं, जो बाहर की ओर बल लगता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिकर्षण बल। और दूसरा आपका फिगर उसी में उसके नीचे फिगर बताए थे कि यदि Q1 ग्रेटर देन 0 हो जाए, Q2 लेस देन 0, या Q1 लेस देन 0 हो जाए, Q2 ग्रेटर देन 0, विपरीत प्रकृति का हो गया, वो प्लस हो गया, वो क्या हो गया, माइनस हो गया। प्लस और माइनस हो गया तो बल किधर लगेगा, अंदर की ओर। नहीं बताए थे, याद आ रहा है आपको। जो प्रतिकर्षण बल के बारे में बताए थे कि दुश्मनी, उदाहरण याद होगा। और आकर्षण बल का उदाहरण बताए थे दोस्ती। तो दोस्ती और दुश्मनी, नहीं तो दुश्मनी होगा तो प्रतिकर्षण बल हम याद रखेंगे, और दोस्ती हुआ तो क्या रखेंगे, आकर्षण बल। दोस्ती रहता है तो हम दूसरे घर आते जाते हैं ना, नहीं आते जाते हैं, आते जाते हैं ना। अनुभव आप लोग किए होंगे, ऐसा नहीं जाते हैं ना कुछ मिल जाता है खाने के लिए, याद रहा होगा वो सब, तो याद रहता है, बोले नहीं ना लोग दोस्ती वाला आकर्षण बल। तो वो आकर्षण नहीं, और प्रतिकर्षण का मतलब झगड़ा लड़ाई हो जाता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर वही हम बात कर रहे थे कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का परिमाण आवेशों के परिमाण के गुणनफल क्या होता है, समानुपाती। और उनके बीच के दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, जिसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। ये आपका कूलम्ब का क्या है, नियम है। ये दो लाइन में कूलम्ब का नियम हमारा क्या हो गया, सिमट गया। कूलम्ब का नियम यहीं तक क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन चूंकि हम लोगों को ज्ञात करना है बल का व्यंजक, क्या ज्ञात करना है, बल का व्यंजक। तो व्यंजक के लिए हम लोग देखेंगे कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि Q1 और Q2 किस तरह का है, इसका प्रकृति क्या है, Q1 और Q2 का प्रकृति क्या है, ये मैंने आपको चर्चा नहीं किया। तो Q1 और Q2 के प्रकृति पर ही बल की प्रकृति में क्या करेगा, निर्भर करेगा। यदि ये दोनों समान प्रकृति का हो जाएगा तो प्रतिकर्षण बल
और यहीं से ये दोनों विपरीत प्रकृति का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आकर्षण बल। हम लोग देखते हैं दोनों बल को एक जगह देखते हैं, पर फिर से देखते हैं, जो अगले वीडियो में आपको बताया था ना, उसके बाद फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो आवेश हम देखे थे ना, बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। यहाँ पर एक आवेश Q1 ले लीजिए और यहाँ पर एक आवेश क्या ले लीजिए, Q2। ठीक है, दो आवेश है, एक Q1 है और एक कितना है, Q2 है। दोनों आवेश के इसका नाम A दे दीजिए और इसका नाम B दे दीजिए, और दोनों आवेश के बीच की दूरी को कितना मान लीजिए, R। नहीं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना मान लीजिए, R। देखिए Q1 के बारे में हम सोचते हैं, जब दोनों समान प्रकृति का, पहले ऊपर देखते हैं, इसे Q1 ग्रेटर देन 0, Q2 ग्रेटर देन 0, दोनों कैसा हो गया, भी प्लस और भी क्या हो गया, प्लस। नहीं, Q1 ग्रेटर देन 0, Q2 ग्रेटर देन 0, चाहे इसी को हम लोग ऊपर एक साइड ऊपर ही देखते हैं, इसे Q1 लेस देन 0, Q2 भी लेस देन 0। नहीं, ये दोनों ऋणात्मक प्रकृति का हो गया, अथवा नीचे वाला दोनों क्या हो गया, धनात्मक प्रकृति का। दोनों एक तरह का है, ऊपर में पार्ट हम देखें दोनों एक तरह का है, माइनस माइनस अथवा प्लस प्लस। तो इसके बीच कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। अब क्या है, यहाँ पर Q1 जो है बल लगाएगा किस पर, Q2 पर। ऐसा आपको बताया था पहले वाले वीडियो में, एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर Q1 बल लगाएगा किस पर, Q2 पर। तो Q1 बल जब बल लगाएगा Q2 पर, तो बाहर की प्रतिकर्षण बल, इसको हम लोग कहते हैं F1। Q1 लगा रहा है Q2 पर, इसलिए क्या हो गया, F1। और जब Q1 Q2 पर लगाएगा तो न्यूटन गति का तीसरा नियम जानते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब पहला दूसरा पर लगाएगा तो दूसरा भी किस पर लगाएगा, पहला पर। यानी कि इधर बाहर की ओर बल क्या लग गया, F21। देखिए दोनों बल F12 F21, पहला जब दूसरा पर इसलिए F12, दूसरा जब पहला पर इसलिए F21। देखिए दोनों का दिशा एक दूसरे की क्या है, विपरीत है, लेकिन दोनों बल F12 और F21 दोनों का परिमाण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये बाहर क्यों लग रहा है, प्रतिकर्षण। ये हम लोग समान प्रकृति का देखे हैं, विपरीत प्रकृति पर ही विचार करते हैं, विपरीत प्रकृति को भी देखते हैं। जैसे विपरीत प्रकृति क्या है कि Q1 ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर Q2 लेस देन 0। ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस। नहीं, ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस। चाहे आगे चलते हैं, यहीं पर Q1 लेस देन 0, Q2 ग्रेटर देन 0, ये दोनों एक जगह हो गया, ये दोनों एक जगह है, दोनों को अलग अलग। तो यहाँ पर Q1 लेस देन 0 मतलब ऋण आवेश हो गया, Q2 धन आवेश हो गया, दोनों विपरीत प्रकृति। जब विपरीत प्रकृति होगा तब कैसा बल रहेगा, आकर्षण। आकर्षण बल का मतलब क्या होगा, अब Q1 जो है Q2 को अपनी ओर खींचेगा नहीं। दोस्ती होता है तो हम लोग एक दूसरे के जब घर आते जाते हैं, तो एक मित्र आपको अपने घर एक दिन ले गया है, 2 दिन ले गया है, तो आप भी उसको एक दिन अपने घर ले जाइए कि नहीं ले जाइएगा, ले जाइएगा ना। मित्रता तो यही कहता है, यदि कोई मित्र आपको 1 दिन 2 दिन 5 दिन अपने घर ले जाकर के खाना खिलाता है, एक दिन आप भी उसको अपने घर खाना खिलाने के लायक समझते हैं, नहीं समझते हैं, उसको समझते हैं ना, नहीं। तो वही चीज़ है यहाँ पे फिजिक्स कहता है, हम नहीं कहते हैं। फिजिक्स जो है हम लोगों के जो जीवन में होता है उससे जुड़ा हुआ है, जानते हैं ना, बताया था आप लोगों के 11th में। फिजिक्स प्रकृति का विज्ञान है, तो जो प्रकृति में होता है वो हम लोगों के साथ होता है, और हम लोगों के जो साथ होता है वो फिजिक्स के साथ वही होता है, नहीं। तो देखिए यहाँ पर Q1 ग्रेटर देन 0, Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 लेस देन 0, Q2 लेस देन 0, प्रतिकर्षण और प्रतिकर्षण बल तो बाहर की ओर। अब अगला है Q1 लेस ग्रेटर देन 0, Q2 लेस देन 0, विपरीत प्रकृति हो गया। चाहे Q1 लेस देन 0, Q2 ग्रेटर देन 0, भी विपरीत प्रकृति हो गया। तब कैसा बल, आकर्षण बल। आकर्षण बल तो क्या करेगा, Q1 Q2 को अपनी ओर खींचेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F12 खींच रहा है ना। देखिए अंदर, ये बाहर था तो इधर था, अंदर है, जस्ट दिशा डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया, डायरेक्शन से क्या हो गया, बदल गया। अब जब ये Q1 खींच रहा है Q2 को, तो Q2 भी Q1 को खींचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, F21। अब देखिए दोनों का परिमाण बराबर है, तो चूंकि हम लोग ऐसा देखते हैं, आकर्षण बल पहला आवेश पर दूसरे आवेश पर लगाया गया बल, चाहे दूसरे आवेश पर पहले आवेश पर लगाया गया बल, दोनों का परिमाण बराबर होता है। इसको मान लेते हैं नहीं, क्या मान सकते हैं ना, दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों को मान सकते हैं। किसका मान कितना का बराबर है, F के बराबर है। अब कूलम का नियम क्या कहता है,
कूलम का नियम क्या कहता है कि बल का परिमाण जो होता है आवेश के गुणनफल के क्या होता है समान, बल का परिमाण आवेशों के परिमाण के गुणनफल क्या होता है समानुपाती। ये समानुपाती हो जाएगा मॉड Q1 इनटू मॉड Q2। देखिए यहाँ पे मॉड क्यों ले लिए, क्योंकि आवेश की प्रकृति धनात्मक और ऋणात्मक है। मॉड लेने का मतलब क्या है, आवेश की प्रकृति धनात्मक और ऋणात्मक है। अब मॉड से हटेगा तो प्लस रहेगा तो प्लस हो ही जाएगा, लेकिन मॉड में यदि माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आवेशों बल का परिमाण जो होता है आवेशों गुणनफल क्या होता है समानुपाती, और यही जो है उनके बीच के दूरी के वर्ग क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो दोनों के बीच की दूरी r है तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, एक बटा कितना हो जाएगा r²। समीकरण एक और कितना हो गया 2। अब दोनों समीकरण को मिलाइए, समीकरण 1 और 2 से मिलाएंगे तो एक समानुपाती हो जाएगा मॉड Q1 मॉड Q2 बटा में r²। ये समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। चाहे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक बराबर k मॉड Q1 मॉड Q2 बटा में r²। इसको 3 नंबर दे दीजिए, जहां k समानुपाती नियतांक है, इसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक अथवा परावैद्युतांक भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे बल कूलम का नियम जो है, बल जो का परिमाण जो होता है आवेश के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है, उसके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो एक समानुपाती ऊपर वाला ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला नीचे हो जाएगा। एक समानुपाती मॉड Q1 इंटू Q2 बटा कितना हो गया r²। समानुपाती घटाएंगे तो एक बराबर के मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा कितना हो गया r², जहाँ के क्या है समानुपाती नियतांक है, इसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक अथवा इस परावैद्युतांक भी कहते हैं। कूलम के नियम को इससे आगे देखने के लिए, इससे आगे देखने के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करेंगे।